चलिए दोस्तों, बैठिए तेजी से। कहां पर आ गए हैं? क्या होगा क्या होगा? चलिए दोस्तों, वायरस पर लिए थे। अब जो है हम लोग एक नए सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया। यानी क्या जीवन। अब तक ध्यान दीजिए दोस्तों, तेजी से बैठ जाइए, तेजी आए, बैठाइए तेजी से। ओके दोस्तों, शुरू करें। ध्यान दीजिए, अब तक जितने भी सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग पढ़े हैं, चाहे वायरस हो, प्रियोन हो, वायरवाइड्स हो, उन सभी में कोशिकाएं नहीं थी। थी कोशिकाएं? नहीं थी। प्रियोन पढ़े थे जिसमें केवल प्रोटीन था, वायरवाइड्स पढ़े थे जिसमें केवल आरएनए था, और वायरस पढ़े थे जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड था। यानी कि अब तक जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े हैं दोस्तों, उनमें कोशिकाएं नहीं थी। और यह बैक्टीरिया आपका पहला ऐसा सूक्ष्मजीव है जिसमें क्या है? सेल है। क्या है? सेल है। और ये एक ऐसा सूक्ष्मजीव है दोस्तों जो पृथ्वी पर सबसे पहले अवतरित हुए। हालांकि बैक्टीरिया से पहले इस पृथ्वी पर वायरस की उत्पत्ति हो गई थी, लेकिन वायरस में कोई कोशिका था नहीं। तो अगर आप बात कीजिएगा कि कौन सा पहला सेलुलर ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर आया, तो वो कौन था? बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया पहला सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, पहला। यह सबसे बड़ी खासियत है। यानी कि पृथ्वी पर कोशिकीय प्राणियों की रहने की शुरुआत पृथ्वी के निर्माण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद पृथ्वी के पर्यावरण में जो पहला कोशिका का बना सजीव अवतरित हुआ दोस्तों, वो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया। और यह बैक्टीरिया कहां रहते हैं? अगर सोचे कि बैक्टीरिया कहां पर है, इससे पहले आप पढ़ चुके थे कि वायरवाइड केवल पौधे की कोशिका में है, प्रियोन केवल मस्तिष्क में है, वायरस केवल पौधे और जंतु के कोशिकाओं में ही आश्रित रह सकते हैं। एक नए प्रकार के वायरस बैक्टीरियोफेज पढ़े थे जो बैक्टीरिया के कोशिका में ही था। यानी कि प्रियोन वायरवाइड्स वायरस किसी दूसरे कोशिकाओं पर, दूसरे जीव पर ही आश्रित था। लेकिन
अगर जीवाणु के बारे में पूछ दिया जाए कि ये जीवाणु कहाँ रहते दोस्तों, तो जीवाणु सर्वव्यापी है। क्या है? सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है। ये गहराइयों में मौजूद है, पहाड़ के ऊंचाइयों पर मौजूद है, ये अंतरिक्ष में मौजूद है, ये गर्म से गर्म जगह पर मौजूद है, ये ठंडे से ठंडे जगह पर मौजूद है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां बैक्टीरिया नहीं है। और वैज्ञानिकों को अनुमान है दोस्तों कि सिर्फ 2 ही जगह बैक्टीरिया नहीं हो सकते, वो भी अनुमान है, चेक नहीं हुआ है। और वो 2 जगह कौन है? तो वैज्ञानिकों के अनुमान है कि उस सूर्य के जो धधकते गोले हैं, जिनसे पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड नहीं, पूरा सौर मंडल प्रकाशित होता है, उस धधकते हुए गोले में बैक्टीरिया नहीं है। और दूसरा, ज्वालामुखी जब फटता है ना तो गर्म लावे निकलते हैं, जिसको मैग्मा कहते हैं। उसमें भी वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि उनकी स्थिति ऐसी है कि वहां पर बैक्टीरिया नहीं हो सकता। तो यह बैक्टीरिया सर्वव्यापी है, ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहां बैक्टीरिया नहीं है, हर जगह बैक्टीरिया है। सिर्फ 2 ही जगह अनुमान लगाए। वो 2 जगह कौन कौन है दोस्तों, समझ गए ना? वो 2 जगह कौन है? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो भी दोस्तों अनुमान है, चेक नहीं हुआ है अभी कि सूरज के उस धधकते गोले में बैक्टीरिया है कि नहीं है। चेक हो मिल ही जाए, लेकिन चेक करे तो करे कौन? तो बैक्टीरिया सर्वव्यापी है। हम अपने मुंह में ही माइक्रोस्कोप लेकर देखेंगे ना तो हमारे जीभ और दांतों में करोड़ों बैक्टीरिया फंसे पड़े दिखाई देंगे, करोड़ों। अब कहिएगा कि बैक्टीरिया इतना जगह पर कैसे रहता है, आखिर ऐसा कौन सा गुण इसमें है? तो आपको पहले बताए कि पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया जब हो गई, शुरुआत में पृथ्वी का गैसीय पिंड था, ठंडा होने में बहुत वक्त लगा। जब पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया हो गई दोस्तों, तो सबसे पहला सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन आया? हाँ, यानी पृथ्वी का सबसे लोकल आदमी कौन है? आदमी नहीं, लोकल ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया है। यानी कि और सब जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु देखते हैं, सब बैक्टीरिया के बाद आया इस पृथ्वी पर। जो पृथ्वी के निर्माण प्रक्रिया के बाद आया है इस पृथ्वी पर, क्या वो पृथ्वी के सभी वातावरण में रहने के लिए सक्षम होगा कि नहीं होगा? तो बैक्टीरिया इतने अनुकूलित है हर जगह रहने के लिए, वो इसलिए कि ये पृथ्वी पर अवतरित होने वाला पहला सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अन्य जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, सबकी निर्माण, सबका अवतरण इस पृथ्वी पर बैक्टीरिया के बाद हुआ है। क्या? डायनासोर तो स्तनधारी है, ठीक है, उसका तो निर्माण सबसे अंत में हुआ है, ठीक है। दूसरा पर रहिएगा, अपना दिमाग चलाइए, लड़का बोलेगा कुछ हो। इसीलिए जनरल कंपटीशन है, मैट्रिक की परीक्षा न है कि दोस्त हूं ले लो चीट, ठीक है। इसीलिए पूरा दोस्तों अपना दिमाग लगाना है, सिर्फ अपनो। अब बगल वाला के भरोसा में रहिएगा, आंसर होगा ए, कहेगा दोस्त डी है, हम भी मारे हैं डी। क्योंकि जब तक कोई छटेगा नहीं तब तक कोई बनेगा नहीं। तो बैक्टीरिया सर्वव्यापी है। इस बैक्टीरिया को पहली बार दोस्तों खोजा कौन? बैक्टीरिया को पहली बार दोस्तों 1675 में ल्यूवेनहॉक ने इसको खोजा, ठीक है। बैक्टीरिया का खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे?
ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने 1675 में खोजा था और अपने खोज की पुष्टि बहुत दिनों तक नहीं की थी। खोज की पुष्टि 1683 में की थी। इस सर्वव्यापी बैक्टीरिया को पहले बार किसने देखा या खोजा? किसने? ल्यूवेनहुक ने। और ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया को पहली बार देखकर उन्होंने पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाया। आज जो हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं, इन सूक्ष्म जीव को जो पहला सूक्ष्म जीव देखा गया दोस्तों, वो बैक्टीरिया, तो वो वायरस नहीं था। तो ल्यूवेनहुक न सिर्फ जीवाणुओं को पहली बार देखा दोस्तों, इन्होंने सूक्ष्मजीव के रूप में सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की। और इसी कारण ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दोनों कहा जाता है। तो इस जीवाणु को खोज किसने किया? ल्यूवेनहुक ने किया 1675 में, और अपने खोज की पुष्टि और 1683 में जाकर के 8 साल बाद, क्योंकि इसको भी विश्वास नहीं था कि ये क्या देख रहे हैं हम। लेकिन दोस्तों ल्यूवेनहुक ने जो बैक्टीरिया को खोजा था उसका नाम उन्होंने एनिमल क्यूल रखा। क्या रखा था? एनिमल क्यूल। ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया को खोजकर उनका नाम बैक्टीरिया नहीं रखा, उनका नाम क्या रखा था? एनिमल क्यूल रखा था दोस्तों। क्या रखा था? एनिमल क्यूल। बहुत आगे चलकर यानी कि 1829 पर आ जाइए। कितना साल बीत गया दोस्तों? ठीक है, 200 साल रखने लीजिए कि 150 साल बीत गया। 150 साल तक, हालांकि घटा लीजिएगा आप जितना, 1683 से 1829 के बीच का फर्क होगा। इतने वर्षों तक बैक्टीरिया के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई। इतने लंबे वक्त तक बैक्टीरिया के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई। बस एक प्रगति हुई कि 1829 में एहरेनबर्ग, ठीक है, कौन? एहरेनबर्ग ने एनिमल क्यूल से नाम बदलकर क्या रखा? बैक्टीरिया रखा। यानी कि बैक्टीरिया एनिमल क्यूल, जो नाम ल्यूवेनहुक ने दिया था उसका नाम इन्होंने क्या रखा? यानी बैक्टीरिया नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? एहरेनबर्ग थे। बैक्टीरिया नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एहरेनबर्ग थे। यानी कि खोज करने के बाद भी, ल्यूवेनहुक के खोज करने के बाद भी बहुत अधिक समय तक बैक्टीरिया के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई। लंबे वक्त तक सिर्फ नाम बदला गया। यानी बैक्टीरिया नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एहरेनबर्ग। आगे चलकर आपको 1864 और कुछ समय बाद 1875 में, ठीक है, यानी कि कुछ समय बाद 1864 और 1875, 1864 और 1875 में, सबसे पहले 1864 में आप नाम जानते हैं लुई पास्चर का। लुई पास्चर। और उसके लुई पास्चर के कुछ समय बाद रॉबर्ट कोच, ये दोनों व्यक्ति ने ये पता लगा लिया कि जो बैक्टीरिया को ल्यूवेनहुक ने खोजा था वो बैक्टीरिया रोग फैलाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? यानी कि ल्यूवेनहुक ने 1675 में ही बैक्टीरिया को खोजा, और बहुत समय के बाद पहले लुई पास्चर और उसके बाद रॉबर्ट कोच ये पता लगाने में सफल रहे कि यह बैक्टीरिया जो है क्या करता है? रोग फैलाता है। यह बैक्टीरिया क्या करता है? रोग फैलाता है।
और उसके बाद तो समझिए पूरी दुनिया में हाय तौबा मच गया। शुरुआत में तो लोग इसका आलोचना करने लगे कि ये दोनों पगला गया है। काहे तो ये दोनों कह रहा जो चीज दिखता नहीं वो चीज रोग फैलाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? हम है इतना बड़ा, इसको औकात नहीं है, ये रोग कैसे फैला देगा? यानी कि जब लुई पास्टर और रॉबर्ट कोच ये क्लियर किए कि रोग फैलाता है ये जीव, तो इसकी खूब आलोचना हुई। सब यही कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, जो चीज दिखता नहीं वो रोग कैसे फैला सकता है, वो भी इतने बड़े बड़े शरीर में, यह असंभव। दोनों बरगला रहा है लोगों को। लेकिन दोनों दवाइयों खोजा। जब दवाई का खोज कर दिया, ठीक आप जानते लुई पास्चर ने काम किया था। जब रोग नहीं दवा इलाज भी खोज लिया, तब जाकर लोगों को कि नहीं सही ये बोल रहा है। यह शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हुआ। तो दोस्तों जब ये पता चला कि ये बैक्टीरिया, ये सूक्ष्मजीव रोग फैलाते हैं, तब तो समझिए दिन दुनी रात चौगुनी इस रफ्तार से बैक्टीरिया के क्षेत्र में रिसर्च होने लगे। शुरुआत में आप देख रहे हैं बैक्टीरिया के क्षेत्र में कोई प्रगति हुई है? नहीं हुई है। लंबे समय तक कोई प्रगति नहीं हुई। लेकिन जैसे ही पता चला कि बैक्टीरिया रोगों को फैलाते हैं, जैसे ही पता चला इस बैक्टीरिया के क्षेत्र में बहुत तेज गति से अनुसंधान होने लगे। तेज गति से हर देश, वर्तमान समय में ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसके पास इस बैक्टीरिया के बारे में रिसर्च करने का कोई रिसर्च सेंटर ना हो। हर देश, चाहे वो विकसित हो, विकासशील हो, अर्ध विकसित, जो देश के पास कुछ नहीं है वो भी कह रहा है कि एक रिसर्च सेंटर बना करके हम बैक्टीरिया के बारे में अनुसंधान कराएंगे, नई नई दवाई बनाएंगे। एक आधुनिक राष्ट्र की पहचान इससे भी है कि वहां माइक्रोबायोलॉजी का रिसर्च सेंटर कितना डेवलप्ड है। चाइना से पूरा वर्ल्ड ऐसे नहीं डरता है। उसके पास ऐसा आधुनिक रिसर्च सेंटर है कि बैक्टीरिया तो छोड़िए, नया बैक्टीरिया को ही पैदा करके फैला सकता है। फैला सकता है जी, ये पावर है। तो आज आधुनिक राष्ट्र की पहचान न सिर्फ परमाणु हथियार से की जाती है, बल्कि इससे भी की जाती है कि माइक्रोबायोलॉजी वाला रिसर्च सेंटर इस देश का कैसा है, उससे भी प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। तो इतने यानी कि रोग फैलाते हैं बैक्टीरिया। जब इस बात की जानकारी हुई, और इस बात की जानकारी सबसे पहले किसने दी और उसके बाद किसने दी? लुई पास्चर ने एक थ्योरी पेश की थी, और उस थ्योरी का नाम था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। अब यह थ्योरी में क्या था? कोई विशेष चीज नहीं था। आपसे पूछेगा जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने पेश किया, तो शुरुआत में लुई पास्चर ने किया, और उसके बाद किसने पेश किया? रॉबर्ट कोच। अगर ऑप्शन में दोनों का नाम दे दे तो क्या मारना है? लेकिन याद रखना, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज पहले किसने पेश किया? लुई पास्चर। उसके बाद किसने? अब यह थ्योरी क्या था? यह थ्योरी दोस्तों यही था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव रोग फैलाते हैं। इस थ्योरी में सिर्फ इतनी बात की गई कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या करते हैं? रोगों को फैलाते हैं, और कुछ नहीं था ये थ्योरी में। तो ये लंबा चौड़ा थ्योरी पेश हुआ था नहीं, बस यही बात थी इस थ्योरी में कि ये जो बैक्टीरिया है, सॉरी ये सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं? रोग फैलाते हैं। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने पेश किया? पास्चर के बाद किसने? अगर सवाल दे दे और ऑप्शन में दोनों सेट कर दे तो मारना किसको है? पास्चर को। वैसे दोस्तों सवाल का टेंशन लेना नहीं है, सवाल जो करवाएंगे वही पूछा जाएगा। क्लियर है? यहां तक देख लिए। यानी कि बैक्टीरिया के क्षेत्र में योगदान देने वाले जो प्रारंभिक वैज्ञानिक थे उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं।
अब आइए कि जब बैक्टीरिया के बारे में पूरा अनुसंधान हो गया तो आइए अब समझते हैं कि ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कहां होते हैं। ये तो क्लियर हो गया जी। बैक्टीरिया कहां होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह होते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं जहां बैक्टीरिया नहीं होते। लेकिन सवाल है कैसे होते हैं, ठीक है। या बैक्टीरिया किसके बने होते हैं, तो पहले दोस्तों क्लियर कर चुके बैक्टीरिया किसके बने होते हैं। सेल तो आप पढ़ ही चुके हैं, सेल पढ़ चुके हैं ना। लेकिन ध्यान देना है कि बैक्टीरिया सेल से बने हैं, लेकिन कौन सेल से? प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। किस सेल से बने हुए हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए। और इस बैक्टीरिया में जो प्रोकैरियोटिक सेल है तो वो सारे विशेषताएं बैक्टीरिया में किस सेल वाला है? और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब पढ़ें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। न्यूक्लियस होते हैं? नहीं होते। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस मतलब वास्तविक न्यूक्लियस नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। सीधा सीधा प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम के अलावे कुछ नहीं होता है। राइबोसोम के अलावे, और राइबोसोम भी वो छोटा वाला कौन? 70S। राइबोसोम वाला भी वो छोटा वाला, यानी कौन वाला? 70S वाला। तो बैक्टीरिया किसका बना हुआ है? कौन सेल का? प्रोकैरियोटिक सेल का। बैक्टीरिया में वे सारे विशेषताएं मौजूद है जो किसमें मौजूद है? यानी क्या बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? नहीं होते हैं। क्या बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक होते हैं? नहीं होते हैं। क्या बैक्टीरिया में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी होते हैं? नहीं होते हैं। बैक्टीरिया के कोशिका में केवल क्या होते हैं? वो भी कौन होते हैं? 70S होते हैं। तो बैक्टीरिया कहां रहते हैं और किसके बने होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब दोस्तों एक बात और ध्यान देना है, हालांकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का ही विशेषता है कि बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति पाया जाता है। लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है? अभाव होता है। ये जो कहिएगा सेल मेम्ब्रेन एकदम प्रोटीन और लिपिड का बना बहुत अच्छा सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका के एक वास्तविक विशेषता है, वो पाए जाते नहीं, लेकिन इसमें सेल वॉल पाए जाते। और यही कारण है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों की ऐसी कौन सी विशेषता बैक्टीरिया में मौजूद है। तो आप जानते हैं कि पौधा में सेल वॉल है और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है। आपसे पूछ सकता है कि क्या हम बैक्टीरिया को हम पौधों के श्रेणी में रख सकते हैं? उसका एक कारण क्या है? तो एक कारण है कि बैक्टीरिया में क्या है? सेल वॉल है। लेकिन ध्यान देना है दोस्तों, ध्यान ये देना है कि पौधे का जो कोशिका होता है वे सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? लेकिन बैक्टीरिया का सेल वॉल सेलुलोज के नहीं बने होते हैं। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडो ग्लाइकन का बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पेप्टिडो ग्लाइकन का बने होते हैं। और जबकि पौधा का सेल वॉल किसके बने होते हैं? सेलुलोज। अब दोस्तों सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है और पेप्टिडो ग्लाइकन भी क्या है? तो बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है? यस। सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है? नो। सेल वॉल क्या सेलुलोज का बना होता है? नो। किसका बना होता है? और जिस तरह सेलुलोज एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिस प्रकार सेलुलोज एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक उसी प्रकार का पेप्टिडोग्लाइकन भी एक प्रकार का क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर हो गया? समझ गए? बैक्टीरिया कहां रहते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? बैक्टीरिया किससे बने होते हैं, इसमें कोई दिक्कत है?
और ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स है और ये एक कोशिकीय है और वो सारे विशेषताएं बैक्टीरिया में होगा जो किसका होगा। अगर आप प्रोकैरियोटिक कोशिका भूल गए तो एक बार सेल वाला चैप्टर में जाकर पुनः पढ़ लीजिएगा प्रोकैरियोटिक का, क्योंकि प्रोकैरियोटिक का पढ़िएगा बैक्टीरिया फ्री में याद होगा। हाँ जी, तो एक बार पुनः रिवीजन कर लेना है प्रोकैरियोटिक कोशिका का। तो बैक्टीरिया कहां रहते हैं, किससे बने हैं, क्लियर। अब है कि बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं ये समझना। बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बैक्टीरिया एक कोशिकीय है, लेकिन सारे बैक्टीरिया एक जैसे नहीं दिखते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं बहुत अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तो क्या सभी बैक्टीरिया की आकृति और आकार, शेप और साइज एक जैसे हैं? नहीं। बैक्टीरिया आपको भिन्न भिन्न आकृति के दिखाई दे सकते हैं, भिन्न भिन्न आकृति के। और बैक्टीरिया की जो अगर आप बात करिएगा आकार का, साइज का, ये 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक का होता है। बैक्टीरिया की आकृति 1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक, और 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है। यानी एक बात तो क्लियर है कि बैक्टीरिया वायरस से बहुत बड़ा है। लाख 1.5 लाख वायरस को सटाएंगे ना तब एक बैक्टीरिया वाला आकृति बनेगा। तो वायरस बहुत छोटा था, बहुत छोटा। उसकी लंबाई को हम मिली माइक्रोन में मापते हैं, मिली माइक्रोन, और इसको माइक्रोन में मापते हैं। तो बैक्टीरिया आपको सबसे छोटा कितना, 1 माइक्रोमीटर। हालांकि इससे भी छोटा होता है, लेकिन सामान्यतः आकृति अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो ये 1 माइक्रोमीटर से लेकर के कहां होता है, 5 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर से लेकर कहां होता है, 5 माइक्रोमीटर तक। अब हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं सारे बैक्टीरिया एक जैसे नहीं दिखते। बैक्टीरिया में अधिकांश बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं जानते हैं, गोल। बैक्टीरिया के दुनिया में अधिकांश बैक्टीरिया की आकृति कैसी है, गोल है। गोल है मतलब ये नहीं कि गोल है देख रहे हैं गोल है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो अधिकांश बैक्टीरिया कैसा दिखाई पड़ेगा, गोल है। क्योंकि इतनी छोटी आकृति तो आंख से दिखेगी नहीं। और जो बैक्टीरिया गोल आकार के होते हैं उसको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, कोकस या कोकाई। कोकस या दोनों नाम कह सकते हैं। जिस भी बैक्टीरिया के अंत में शुरुआत में कोकस कोकाई लगा हुआ है, समझ जाइए कि उसकी आकृति कैसी है, गोल है। यानी गोल आकार के बैक्टीरिया को क्या नाम दिया गया है, कोकस नाम दिया गया है। और दोस्तों जब नाम दे दिया गया तो आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा, वैसे याद हो ही गया होगा। गोल आकृति के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं, कोकस कहते हैं या कोकाई कहते हैं। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि गोल आकार के बैक्टीरिया अगर कहीं पर रहते हैं तो एक तरह से नहीं रहते। गोल आकार के कई बैक्टीरिया अकेले अकेले रहते हैं, अकेले अकेले। इसको रोमन में हम लिख देते हैं। कुछ गोल आकार के बैक्टीरिया आपको अकेले अकेले देखेगा, वो किसी के साथ नहीं रहते, एकदम सोलाइटरी, एकाकी, अकेले अकेले। और जब गोल आकार के बैक्टीरिया अकेले अकेले रहते हैं तो इसको हम कहते हैं माइक्रोकोकस। क्या कहते हैं, माइक्रोकोकस। जब बैक्टीरिया
बैक्टीरिया, गोल आकार के बैक्टीरिया अकेले अकेले है, समूह में नहीं रह रहे हैं, एकदम अकेले अकेले है, तो उसको क्या कहा जाता है? माइक्रोकोकस कहते हैं। और दूसरा, कुछ बैक्टीरिया आपको यानी कि गोल आकार के बैक्टीरिया दो दो के समूह में रहते हैं, दो दो के समूह में रहते हैं। एक साथ कितना रहेगा? दो रहेगा। एक साथ कितना रहेगा? दो रहेगा। और जो बैक्टीरिया गोल आकार की बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, जो गोल आकार की बैक्टीरिया दो दो के समूह में रहते हैं, जो गोल आकार की बैक्टीरिया दो दो के समूह में रहते हैं, उसे डिप्लोकोकस कहते हैं। डिप्लोकोकस दोस्तों हिंदी में नाम यही है। डिप्लो में लिखेंगे डी अपलो, डिप्लो कोकस, ऐसे लिख देंगे डिप्लोकोकस। हो गया डिप्लोकोकस। तो ऐसे गोल आकार के बैक्टीरिया, ऐसे कोकस बैक्टीरिया जो अकेले अकेले रहे, उसे क्या कहते हैं? माइक्रोकोकस। अकेले अकेले वाला को क्या कहते हैं? माइक्रोकोकस। दो दो के समूह को में जो रहते उसे क्या कहते हैं? अब आप हैरान रह जाइएगा, गोलाकार का बैक्टीरिया ढेर तरह से रहते हैं। अब कहिएगा वैज्ञानिक इतना खोज कैसे लिया? वैज्ञानिक का काम है खोजना। तीसरा, कुछ गोल आकार का बैक्टीरिया जंजीर की तरह रहते हैं, जंजीर की तरह। जंजीर है ना जी? हाँ, बहुत लफुआ सब गला में पीन के चलेगा जंजीर, क्या वही जंजीर। तो जंजीर की तरह रहते हैं, यानी कह सकते चैन चैन, सिकरी सिकरी। और ऐसे गोल आकार के बैक्टीरिया जो जंजीर की तरह है, जंजीर की तरह है, उसे कहते हैं एस्ट्रेप्टोकोकस। एस्ट्रेप्टोकोकस क्या कहते हैं? एस्ट्रेप्टोकोकस। क्या कहते हैं? इसको भी एकदम एस्ट्रेप्टोकोकस ऐसे ही लिखेंगे, एस्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। जंजीर आकार में ये सब गोल बैक्टीरिया का प्रकार है। किसका प्रकार है? जहां कोकस लग गया वहां दिमागे लगा, कोकस है मतलब गोल है, कोकस गोल, कोकस गोल। उसके बाद चौथा टाइप, गोल आकार की कुछ बैक्टीरिया कैसे पाए जाते हैं? समूह में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? एकदम समूह में गुच्छा बनाकर, गुच्छे गुच्छा, अंगूर का गुच्छा देखे ना, एकदम सेम टू सेम, सेम टू सेम। और ऐसे गोल आकार की बैक्टीरिया जो समूह में रहते हैं, ग्रुप बनाकर रहते हैं। अब कहिएगा ये भी तो ग्रुप है, नहीं ये जंजीर की तरह है, मिस्टेक नहीं करना है। ऐसे गोल आकार के बैक्टीरिया जो समूह बना के रहते हैं उसे कहते हैं एस्टोफाइलोकोकस, एस्टोफाइलोकोकस। क्लियर हो गया? लेकिन एक और है दोस्तों, ठीक है, एक और है स्टेफाइलोकोकस। पांचवा टाइप है, कुछ गोल आकार के बैक्टीरिया घन आकृति में व्यवस्थित रहते हैं। घन, मैथ वाला घन जिसको क्यूब कहते हैं। किस आकार में? घन आकार में रहते हैं, उसे कहते हैं सारसीना। उसे क्या कहते हैं? सारसीना कहते हैं। एक बार पुनः आइए। सबसे पहले सभी बैक्टीरिया एक जैसे दिखते हैं कि भिन्न भिन्न तरह के बैक्टीरिया के शेप और साइज अलग अलग होता है। बैक्टीरिया की लगभग शेप और साइज, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की बात ही नहीं हो सकती क्योंकि बहुत छोटे दोस्तों। तो बैक्टीरिया की शेप और साइज 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रो। कुछ बैक्टीरिया है जैसे माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका है, 0.2 माइक्रोमीटर का होता है वो। तो वो एक आध अपवाद है, लेकिन साधारणतः सिंपली बैक्टीरिया 1 माइक्रोमीटर से 5 मीटर। अब आइए कि जो बैक्टीरिया गोल दिखते हैं उसे कोकस या
कोकाई कहते। जहां भी बैक्टीरिया के नाम में कोकस कोकाई दिख गया, सीधे समझिए इसकी आकृति अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा? गोल दिखाई पड़ेगा, गोल दिखाई पड़ेगा। तो कोकस या कोकाई। अभी ये जो गोल आकार की बैक्टीरिया है ये कहीं पर रहते हैं, चाहे ये परजीवी की यानी कि किसी दूसरे की कोशिका में आश्रित रहे या स्वतंत्र रूप से रहे, तो कई तरह से रहते। अकेले अकेले रहने वाले गोल आकार के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? माइक्रोकोकस। अकेले अकेले रहने वाले को माइक्रोकोकस। दो दो के समूह में रहने वाले को डिप्लोकोकस। जंजीर की तरह रहने वाले को स्ट्रेप्टोकोकस। जंजीर की तरह रखने वाले को, समूह में रहने वाले को, घन आकृति को सर्च। क्लियर हो गया? अकेले अकेले को माइक्रोकोकस, दो दो को डिप्लोकोकस, जंजीर की तरह को स्ट्रेप्टोकोकस, समूह में रहने वाले को स्टेफाइलोकोकस, समूह में रहने वाले को स्टेफाइलोकोकस, समूह में रहने वाले को स्टेफाइलोकोकस और घन आकृति को सार्स। और ये सब डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। अब कहिएगा कि सारा बैक्टीरिया गोले गोल होता नहीं। दूसरा, कुछ बैक्टीरिया को देखने पर आपको राउंड शेप्ड की तरह दिखाई देगा। किसके तरह? राउंड शेप्ड की तरह। राउंड यानी किसके समान? क्षार के समान। और जो बैक्टीरिया क्षार के आकार के दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? बेसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हाँ, गोल आकार के बैक्टीरिया को कोकस, क्षार आकार के बैक्टीरिया को बेसिलस। गोल आकार के बैक्टीरिया को कोकस और क्षार आकार के बैक्टीरिया को बेसिलस। तीसरा टाइप, कुछ बैक्टीरिया जो है आपको सर्पिल आकार के दिखाई देगा। किस आकार का? सर्पिल आकार का। आप कहिएगा सर्पिल आकार होता क्या? हम तो जानबे नहीं करते हैं। सर्पिल आकार हम आपको बता रहे हैं। ये आकार देख रहे हैं अजी, बेलना, बेलन, बेलन, लेकिन बेलन का सीधा रहता है। ये क्या है? तो आपका देखते हैं बेलन के समतुल्य। क्या? यानी बेलन और सर्पिल सर्वांगसम है, सर्वांगसम पर है, ठीक उसी तरह। तो आप उस तरह कर सकते हैं। यही आकृति सर्पिल आकृति है। और सर्पिल आकृति के जीवाणु को एस्पाइरिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको तो नाम रखने में याद नहीं होगा। सर्पिल एस्पाइरिलम, सर्पिल एस्पाइरिलम। और कुछ बैक्टीरिया जो है आपको, कुछ बैक्टीरिया आपको हिंदी में, जैसे हम कोमा का यूज नहीं करते हैं दोस्तों। किसका? कोमा का। ऐसे कोमा नहीं लगा देते हैं, ठीक है? राम जाता है कोमा, उसके बाद राम खाता है कोमा, कोमा कोमा जो मारते जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे दिखाई पड़ते कोमा के समान। और जो बैक्टीरिया कोमा के समान दिखाई देते हैं उसको वाइब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइब्रियो। तो बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया आपको एक तरह के नहीं दिखाई देंगे, विभिन्न तरह के दिखाई देते हैं। गोल आकार के बैक्टीरिया को कोकस कहते हैं, क्षार आकार के बैक्टीरिया को, सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को एस्पाइरिलम कहते हैं, और कोमा आकार के बैक्टीरिया को वाइब्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? जीवाणु रहते कहां है? तो हर जगह, हर जगह, सर्वव्यापी। बने किससे होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। सारे विशेषताएं बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल का होगा। दिखते कैसे हैं? तो दिखा चुके हैं आपको। अब आइए कि ये खाते पीते कैसे है ये भी जानना जरूरी है ना जी? रहते कहाँ है, बने किससे है, दिखते कैसे है, तीन बात क्लियर है ना? आइए अब ये समझने का कोशिश करते ये बैक्टीरिया खाते पीते कैसे हैं। खाने पीने के तरीके को जानते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं?
न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। वैसे न्यूट्रिशन के लिए एक बहुत ही लंबा चौड़ा चैप्टर है और छठा चैप्टर में न्यूट्रिशन हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन वहां हम मानव के संदर्भ में पढ़ेंगे कि हम लोगों में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो खाने पीने के तरीके कोई क्या कहते हैं, पोषण कहते। पोषण वो प्रोसेस है, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके तहत जीव भोजन ग्रहण करते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और न्यूट्रिशन के दो तरीके हैं। न्यूट्रिशन कितने तरीके हैं? दो तरीके। ऑटोट्रोफिक यानी क्या? स्वपोषण, और दूसरा हेटेरोट्रोपिक यानी क्या? परपोषण। एक होता है परजीवी जिसको पैरासाइटिक कहते हैं, ये परपोषण है, हेटेरोट्रोपिक। तो पोषण के कितने तरीके हैं? दो, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण और, अब आप समझिए कि ये स्वपोषण क्या है। ये स्वपोषण क्या है? तो जब कोई जीव अपने भोजन के लिए, ध्यान दीजिए, जब कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर डिपेंड नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते। जब कोई जीव अपने भोजन के लिए, बात कर रहे हैं जी, इधर उधर करिएगा, परीक्षा गोल, ठीक है, ध्यान बना के रहिए। एक ही मार्क, अब एक दो मार्क के कारण नौकरी होता है नहीं होता है? मेरिट में कई ऐसे लड़के को देखे हैं 0.5 नंबर से नहीं हुआ है। कई लड़के मिला देंगे आपको, कहिएगा डराने के लिए झूठे बोल रहे हैं, मिला देंगे आपको 0.5 के लिए। और कहीं आप 10-20 अभी पीछे हैं उससे, तो इंतजार करिए, उसको होगा तो के बाद ही ना आपका लाइन नंबर आएगा। तो इसीलिए सबको पीछे करना है, बब्बर शेर हम ही को रहना है। और इसके लिए क्या करना है? तो कंटिन्यूटी बना के रखना है। क्लास में जितना प्रश्न करवा रहे हैं उसको याद करते जाना है। पहला दूसरा चैप्टर का प्रश्न याद हुआ कि नहीं याद हुआ है? नहीं याद हुआ है तो समझिए फिर तीसरा में 300 प्लस है, तो याद करते जाना है, जमा नहीं करना है। जमा करने वाला जमे करते रह जाता है। अब बाद में कहेगा हम पापा को बोले हैं मेरा सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो नौकरी अपने दम पर लेना है और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसीलिए आपका सर ऊंचा होगा और पापा का सर ऊंचा तब होगा जब आप टैलेंट पर नौकरी करिएगा। और टैलेंट पर नौकरी करना ही बहुत आसान है। जितना प्रश्न करवा रहे हैं याद करते जाइए। औकात नहीं है कोई बोर्ड का कि सेल और टिश्यू का सारा प्रश्न याद करने लिए है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा सारा बनेगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन सेट होता है। अल्लाह मत करो। तो पोषण के कितने तरीके हैं? स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण वो तरीका है जिसमें एक जीव अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी पर डिपेंडेंट, और स्वपोषण प्रायः पेड़ पौधा होता है। कौन होता है? पेड़ पौधा। और स्वपोषण के लिए जरूरी है कि सेल में क्या होनी चाहिए? क्लोरोफिल होनी चाहिए। वही स्वपोषण हो सकता है या स्वपोषी हो सकता है जिसके कोशिका में क्या है, नहीं तो वो नहीं हो सकता है। और जब एक जीव अपने पोषण के लिए या फिर भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से डिपेंडेंट है, उसके पोषण को क्या कहते हैं? वे सभी जीव जिनके कोशिका में क्लोरोफिल नहीं है, उसमें क्या होता है? परपोषण होता है। और परपोषण मुख्यतः किसका लक्षण है? एनिमल का। तो पोषण कितने तरीके से होता है? दो तरीके से।
पेड़ पौधा को किसी से कोई मतलब है नहीं है। उसमें क्षमता है कि वे स्वयं का भोजन स्वयं से तैयार कर सके, लेकिन हम लोगों में वो क्षमता है नहीं। हम अपने भोजन के रूप में पौधे और जंतुओं के उत्पाद का इस्तेमाल करते। तो पोषण के दो विधि हैं। तो सवाल है कि बैक्टीरिया में कैसे पोषण होता है। तो आपको क्या बताए, इस पृथ्वी का सबसे लोकल जीव बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में दोनों विधि से पोषण होता है, स्व पोषण भी होता है, पर पोषण। अरे पोषण का कोई भी रीति हो वो बैक्टीरिया आने के बाद ही न पनपा होगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ? पोषण का कोई भी प्रकार हो, निश्चित ही वो बैक्टीरिया के आने के बाद ही विकसित हुआ है। और जो बैक्टीरिया के आने के बाद हुआ है वो बैक्टीरिया सीखेगा कि न सीखेगा? तो बैक्टीरिया में स्वपोषण भी होता है और बैक्टीरिया में, लेकिन अधिकांश बैक्टीरिया में क्या होता है, बहुत कम में ही क्या होता है। और जिस बैक्टीरिया में स्वपोषण होता है उसका नाम है साइनो बैक्टीरिया। यानी साइनो बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो स्वपोषी होते हैं पेड़ पौधों की तरह। और साइनो बैक्टीरिया का नया नाम है ब्लू ग्रीन अलगी, यानी कि नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। और अधिकांश बैक्टीरिया में क्या होता है, परपोषण होता है। अधिकांश बैक्टीरिया में क्या होता है, परपोषण होता है। कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, स्वपोषण। अब आप जानते हैं कि जिस बैक्टीरिया में स्वपोषण होगा निश्चित ही उसके कोशिका में क्या होगा। तो साइनो बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिनके कोशिका में क्या है, साइनो बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिनके कोशिका में क्लोरोफिल है, क्या है। लेकिन ध्यान देना है दोस्तों, पौधे में बड़े बड़े जो पौधे हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और उस क्लोरोप्लास्ट के भीतर में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। पौधे में जो प्लांट में, ठीक है, प्लांट में एक संरचना होता है प्लास्टिड, ठीक है। और प्लास्टिड में सबसे महत्वपूर्ण प्लास्टिड कौन है, और इस क्लोरोप्लास्ट के भीतर में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, क्लोरोफिल। लेकिन बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें प्लास्टिड भी नहीं पाया जाता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी। तो पौधे में जो क्लोरोफिल होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के भीतर में होते, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इस बात को ध्यान रखना, पौधे में क्लोरोप्लास्ट के भीतर में क्लोरोफिल, लेकिन बैक्टीरिया है बेचारा प्रोकैरियोटिक न है। ये प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट संरचना यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना है। किसकी संरचना है, तो बैक्टीरिया में डायरेक्ट क्या होते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, अर्थात जो स्वपोषण होता है, वो साइनोबैक्टीरिया है। और साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, डायरेक्ट क्या होते हैं। जबकि उच्च वर्ग के पौधे में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके भीतर में क्या होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आरबीसी के भीतर में हीमोग्लोबिन होते हैं। लेकिन अधिकांश बैक्टीरिया क्या होते हैं, परपोषण। तो बैक्टीरिया में पोषण किस विधि से होता है, सीधे कहिए सभी विधि से होता है। बैक्टीरिया में पोषण किस विधि से होता है, उत्तर होगा इनमें से सभी। जो भी पोषण की विधि होगा सब बैक्टीरिया में होता है। तो अगर सवाल आ जाए कि बैक्टीरिया में पोषण किस विधि से होता है, निश्चित ही उसका ऑप्शन डी में होगा, इनमें से सभी। नहीं पढ़ना है, डी पे मार देना है, इनमें से सभी। क्लियर हो गया। तो बैक्टीरिया कहां रहते हैं, क्लियर। बैक्टीरिया किससे बने हैं, क्लियर। कैसे दिखते हैं, क्लियर। पोषण कैसे होता है, खाने पीने का क्या तरीका, क्लियर। आइए दोस्तों, प्रजनन कैसे होता है ये हम समझ लेते हैं, बहुत जरूरी है प्रजनन, ठीक है।
अब ये समझते हैं कि इनमें प्रजनन रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन समझते हैं ना। हालांकि इसको भी पढ़ने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर है। रिप्रोडक्शन जनन वो प्रक्रिया है या प्रजनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। और प्रजनन दो प्रकार के होते दोस्तों। प्रजनन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एसेक्सुअल यानी क्या, अलैंगिक, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक। दो प्रकार के प्रजनन होते हैं। अलैंगिक प्रजनन वो प्रजनन है जब अकेला जीव, ठीक है, अकेला जीव, जब अकेला जीव अपने जैसे जीव पैदा कर दे तो वो कैसा प्रजनन है? ये सेक्सुअल। जब अकेला जीव अपने जैसे जीव पैदा करने में सक्षम हो तो उस प्रजनन को हम क्या कहते हैं? और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो बॉडी भाग लेते हैं, एक मेल होते हैं, एक फीमेल होते हैं। जब जीव उत्पन्न करने के लिए दो अलग अलग बॉडी की आवश्यकता हो तब ऐसे प्रजनन को क्या कहते हैं? और जब अकेला जीव ही अपने जैसे जीव पैदा करने में सक्षम, उसे क्या कहते? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उच्च वर्ग के जीवों की पहचान है। बैक्टीरिया में कोई मेल फीमेल नहीं होता है, ठीक है, सारा बैक्टीरिया पैदा करता है। तो बैक्टीरिया में कैसा प्रजनन? अलैंगिक प्रजनन। बैक्टीरिया में कैसा प्रजनन? अलैंगिक प्रजनन होता है। क्या मेल फीमेल बैक्टीरिया होता है? नहीं, बैक्टीरिया में कैसा प्रजनन? अलैंगिक। अब दोस्तों अलैंगिक जनन के कई प्रकार हैं। गुलाब के तने को काट करके लगा दीजिएगा, नया पौधा बन गया, वो भी जनन है और अलैंगिक जनन है, क्योंकि मेल फीमेल भाग लिया उसमें नहीं। तो अलैंगिक जनन के कई विधि है। जैसे अब गुलाब के पौधा काट कर लगा दिए, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, वो भी क्या है? तो बैक्टीरिया में अलैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन किस विधि से? तो भीजन विधि से। किस विधि से? अधिकांश बैक्टीरिया में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? भीजन विधि से होता है। अब कहिएगा भीजन विधि में क्या होता है? इस प्रकृति में सबसे आसान, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रकृति में सबसे आसान तरीका से अगर कोई प्रजनन है तो वो कौन है? विखंडन है। मान लीजिए कि ये बेसिलस बैक्टीरिया है और ये अलैंगिक विधि में विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करेगा, तो इसमें क्या होता जानते? पहले ये बीच में क्या होगा? पतला होगा और टूट कर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। एक से कितना बन गया? प्रजनन हो गया। और यह प्रजनन बहुत ही आसान प्रजनन है। और प्रजनन में अब कहिएगा कि ये दोनों जो नया बना, ये पुरन के टूट कर दो बन गया, तो पुरन का है नई नबका है, एकदम नया नया है। और प्रजनन विखंडन में प्रजनन की बड़ी खास बात होती है, प्रजनन करने वाले का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अब ये दोनों पैदा हुआ और खोजेगा पप्पा किधर है, पप्पा ये नहीं है, गायब। ऐसा किसी प्रजनन में नहीं होता दोस्तों कि प्रजनन करने वाले जीवों का अस्तित्व ही गायब हो जाए। यह सिर्फ किस में होता है? विखंडन में ही होता है कि जो प्रजनन किया है उसका अस्तित्व ही मिट गया। ये दोनों बिल्कुल नए हैं, एकदम नए सिरे से अपने जीवन यापन की शुरुआत करेंगे। अब कहिएगा ये पुराने वाले नहीं, बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए नए सिरे से जीवन यापन शुरू करेगा। जो पैदा किया है उसका अस्तित्व मिट चुका है। ऐसा किसी जनन में नहीं होता है।
अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि किस प्रकार के जनन में जनन करने वाले जीव ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उनका अस्तित्व गायब हो जाता है, विखंडन। क्या? लीच। लीच क्या होता है? जोंक। जोंक अभी बाहर का आंख से दिखने वाला चीज है, ठीक है, ये आंख से ना, अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर है, ठीक है। जोंक में आने दीजिए ना, जोंक में एकदम मेलो कर देंगे, फीमेलो कर देंगे, और तब प्रजनन कराएंगे। है अल्लाह करिएगा। यानी कौन प्रजनन कराएंगे? सेक्सुअल, ठीक है। कहिए दोस्तों, बैक्टीरिया क्लियर? बैक्टीरिया क्लियर हो गया। और कुछ जानना है? सारा कुछ क्लियर हो गया। बैक्टीरिया रहते कहां? हर जगह। बैक्टीरिया किसके बने हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के। बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं? भिन्न भिन्न आकृति के। बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है? सभी विधि से। बैक्टीरिया में प्रजनन कैसे होता है? अलैंगिक। अलैंगिक कौन? विखंडन। और कुछ जानने का रह गया? अब आते हैं, ये बैक्टीरिया से हमें क्या फायदा होता है, ठीक है। इस बैक्टीरिया, अभी तक जितने भी सूक्ष्म जीवों के बारे में हम पढ़े हैं, वे सिर्फ हानि पर हानि पहुंचाया दोस्तों, नहीं पहुंचाया। प्रियन ले लीजिए, इतना भयंकर रोग प्रियन फैलाया जिसका इलाज तक भी नहीं दोस्तों, पागले हो गए आदमी। कैरियोट सल्फोट या कोब रोग देखे थे ना, वायरवाइट का भी वही हाल था, केवल रोग फैलाया था, वायरस को तो पूछिए नहीं दोस्तों, ऐसा ऐसा रोग फैला था जिसका इलाज भी नामुमकिन। लेकिन बैक्टीरिया अभी तक जितने आप सूक्ष्म जीव पढ़े हैं उसके तरह नहीं है। ये बैक्टीरिया मानव समुदाय के लिए, इस पर्यावरण के लिए लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। यानी बैक्टीरिया एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो लाभ भी पहुंचाते हैं और हानि भी पहुंचाते हैं। और इस बैक्टीरिया से क्या लाभ है, क्या हानि है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो लाभ भी है, हानि पर है, तो पहले लाभ की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट क्या है, फिर देखेंगे कि लॉस कहां कहां करता है। तो आइए दोस्तों, अब ये देखते हैं कि मानव समुदाय, पृथ्वी का पर्यावरण या हमारा पर्यावरण में बैक्टीरिया किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं, किस तरह से। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? आइए अब हम बैक्टीरिया के लाभदायक एक्टिविटीज पर चर्चा करने वाले हैं। बैक्टीरिया का सबसे बड़ा लाभदायक ये है दोस्तों, और ये ऐसा प्रॉफिट दे रहा है हमारे पर्यावरण को बैक्टीरिया, कि हम इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। कहिएगा ऐसा क्या है? तो बैक्टीरिया जो है ये हमारे पर्यावरण में भूमिका अदा करते हैं, किसका? अपघटक का, जिसको डीकंपोजर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? डीकंपोजर कहते हैं। बैक्टीरिया हमारे पर्यावरण में डीकंपोजर की भूमिका अदा करते हैं। अब आप कहिएगा ये डीकंपोजर क्या होता है, इसको समझिए, डीकंपोजर का मतलब क्या है। आप जानते हैं कि मिट्टी में कई प्रकार के पोषक तत्व हैं, लोहा है, तांबा है, वगैरह वगैरह सारे प्रकार के पोषक तत्व। और आप ये भी जानते होंगे कि मानव के शरीर के स्वस्थ विकास के लिए लोहा का पर्याप्त मात्रा शरीर में होना जरूरी है। शरीर में होना जरूरी है, नहीं तो लोहा की कमी से एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगा।
तो अब अगर शरीर के लिए लोहा जरूरी है तो लोहे लेकर खाने लगिएगा, ये संभव नहीं है। यानी कि मिट्टी में जो पोषक तत्व है या डायरेक्ट आप किसी भी पोषक तत्व को ग्रहण नहीं कर सकते। मिट्टी में कई प्रकार के पोषक तत्व है और प्रकृति ने इन पोषक तत्व को ग्रहण करने की क्षमता केवल किसको दिया है? पौधा को दिया है। यानी पौधा डायरेक्ट लोहा ग्रहण कर सकता है, डायरेक्ट तांबा ग्रहण कर सकता है, डायरेक्ट और सब पोषक तत्व को ग्रहण कर सकता है। यह क्षमता है पौधे में। सीधा समझिए कि मिट्टी में जो पोषक तत्व है वे केवल कौन ग्रहण कर सकते हैं? पौधा। जंतुओं में यह क्षमता नहीं है कि हम मिट्टी से लोहा निकल के लोहा खा लेंगे, नहीं होगा। पौधा मिट्टी से पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, उन्हें अपने उत्पादों में जमा करते हैं, फिर उन उत्पादों से किनको प्राप्त होता है? जंतु को। और जब जानते हैं कि पौधा और जंतु एक समय के बाद क्या हो जाते हैं? मृत हो जाते हैं। सबकी आयु तो असीमित है नहीं, अमर तो कोई है नहीं, न तो पौधा न ही जंतु। तो जब पौधा और जंतु मृत हो जाते हैं तो उन मृत शरीर को ये जीवाणु अपघटित कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और मिट्टी से जो पोषक तत्व निकला है और मिट्टी में सारे पोषक तत्व को पुनः क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। पोषक तत्व गया, अपोषक तत्व पहुंचा। और ये काम कौन करते हैं? हाँ, मृत शरीर को अपघटित करने का, सरा गला करके मिट्टी में मिला देने का काम अपघटक करता है, और अपघटक की भूमिका जीवाणु के द्वारा ही अदा किया जाता है। हालांकि अपघटक की भूमिका एक और सूक्ष्म जीव जिसको हम फंगी कहते हैं वो भी निभाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया भी निभाते। तो अपघटक की भूमिका से दो फायदे हुए दोस्तों। एक कि हमारा प्रकृति साफ सुथरा बना। आप देखे होंगे कि कई जगह मृत अवशेष पड़ा हुआ है, मृत जीव जंतु के अवशेष पड़ा हुआ है हर जगह। कुछ दिनों के बाद वो सीधे क्या होता है? मिट्टी में मिल जाता है। आखिर ऐसा क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। कौन कर दिया? बैक्टीरिया। तो एक फायदा ये हुआ कि ये हमारे ये पौधे और जंतु के मृत अवशेष को हटा दिए। अगर यह काम नहीं होता होगा तो आज दोस्तों पृथ्वी लाशों का ढेर से पटा पड़ा रहता। हर जगह सिर्फ लाश ही लाश नजर आते कि नहीं आते? अगर कोई भी मृत अवशेष डिकम्पोज नहीं होता तो क्या आज पृथ्वी पर लाश ही लाश नजर आता कि नहीं आता? ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये डिकम्पोज कर देते हैं और सारे अवशेष को मिट्टी में मिला देते हैं। तो एक तो ये डिकम्पोजर यानी कि बैक्टीरिया हमारे प्रकृति को क्या कर दिया? साफ सुथरा कर दिया। और दूसरा जो पोषक तत्व निकला था उन्हें किसमें डाल दिया? मिट्टी में। और ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो एक दिन मिट्टी के सारे पोषक तत्व क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। फिर किसी भी जंतु को पोषक प्राप्त होगा? मिट्टी में नहीं लोहा रहेगा तो पालक में लोहा होगा। अब पालक में नहीं होगा तो हमको कहां से मिलेगा? आपको कहां से मिलेगा? तो ये काम है बैक्टीरिया को। और कहिए क्या इसके बिना पर्यावरण चल सकता है? नहीं चल सकता। तो बैक्टीरिया अपघटक की भूमिका निभाते हैं, जिससे दो फायदे होते हैं। मिट्टी के पोषक तत्व पुनः मिट्टी में रिलीज हो जाते हैं और मृत अवशेष, सड़े गले अवशेष भी मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे पर्यावरण क्या रहता है? साफ सुथरा रहता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? पहला फायदा देख लिए ना। और ये ऐसा फायदा दे रहा है बैक्टीरिया कि आप इसके बिना कल्पना नहीं कर सकते हैं किसी जीव का।
अगर बैक्टीरिया को हटा दिया जाए इस पृथ्वी पर से, सारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, सारा इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा अगर बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो। अगर बैक्टीरिया पर्यावरण में नहीं रहा, कोई नहीं रह पाएगा। और रह भी पाएगा, कितना दिन रह पाएगा? 200 साल 300 साल रह पाएगा, तब तक पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। तो पहला फायदा देख लिए कि देख लिए। दूसरा फायदा की बात करते हैं दोस्तों। फायदा का बात हम डिटेल में कर रहे हैं दोस्तों, नहीं तो एक लाइन में कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा हम डिटेल में जा रहे हैं ताकि हर नजरिए से आप समझ जाए। दूसरा फायदा पर आ रहे हैं दोस्तों। आप जानते हैं भिंडी खाते हैं ना, दाल खाते हैं ना, दाल में प्रोटीन बहुत ज्यादा है, अब भिंडी में नहीं है। कहिएगा भिंडी को दाल के बगले में लगा देंगे, इसमें भी प्रोटीन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप सामान्य अर्थों में ये समझते होंगे कि दलहन पौधे में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। दलहन पौधे में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन आप कभी सोचे हैं कि आखिर दाल के साथ ऐसा क्या होता है कि इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है? दाल को अन्य पौधे के तुलना में नाइट्रोजन पोषक तत्व की आपूर्ति बहुत ज्यादा होती है, और जिस पौधे को जितना अधिक नाइट्रोजन मिलेगा वे अपने उत्पादों में उतनी अधिक प्रोटीन को जमा करेगा। और दलहन पौधों को नाइट्रोजन उतनी अधिक कहां से मिला? तो उनके जड़ में विशेष प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं जो उन्हें नाइट्रोजन की पर्याप्त आपूर्ति करते हैं। इसलिए दलहन पौधे अपने उत्पाद अर्थात दाल में प्रोटीन की अधिक मात्रा को संचित करने में सक्षम हो पाते हैं, और भिंडी के जड़ों में ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं होता, इसलिए वो ये काम नहीं कर पाते। ये मूल कारण है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि पौधों को, ठीक है, पौधों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। 17 पोषक तत्व। और 17 पोषक तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधा कहां से ग्रहण कर लेते हैं? बच गया कितना? कितना? ये कहां से ग्रहण करते हैं? मिट्टी से। पौधे के स्वस्थ जीवन के विकास के लिए उन्हें 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। वे कौन से 17 पोषक तत्व है? तो इसके लिए पूरा चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल यहां समझिए। और उन 17 पोषक तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कहां से ले लेते हैं पौधे? यानी आप ये कह सकते हैं कि पौधे अधिकांश पोषक तत्वों की आपूर्ति कहां से करते हैं? मिट्टी से करते हैं। पौधे अधिकांश पोषक तत्व की आपूर्ति कहां से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं। 14, 17 में 14। और 17 पोषक तत्व में पौधे को सबसे ज्यादा जरूरी किसकी होती है जानते हैं? नाइट्रोजन की। 17 पोषक तत्व में पौधे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन को ही ग्रहण करते हैं, सबसे ज्यादा उन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और आप कहिएगा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तो नाइट्रोजन की तो कोई कमी नहीं है। है कोई कमी? हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन। लीजिए कितना नाइट्रोजन लीजिएगा, नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। कतबो लेंगे तब 59, 78%। लेकिन वायुमंडल से पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? तो प्रकृति ने उसे इस योग्य नहीं बनाया है पौधे को। तो पौधे को सबसे अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है अपने विकास के लिए। और विडंबना यह है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन भरे पड़े है, लेकिन पौधा वो नाइट्रोजन लेने में सक्षम ही।
पौधा नाइट्रोजन को जो ग्रहण करता है नाइट्रेट के रूप में, ठीक है, नाइट्रेट, NO2 को नाइट्रेट कहते हैं, या फिर नाइट्राइट के रूप में, NO2 या NO3 के रूप में। यानी कि पौधा वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को लेने में सक्षम नहीं है। पौधा नाइट्रोजन मिट्टी से लेगा, और मिट्टी में किस रूप में नाइट्रोजन को लेगा? नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में, NO2 या NO3 के रूप में। यानी मिट्टी में नाइट्रोजन इस रूप में रहेगा तब ये पौधा लेने में क्या है? सक्षम है, वातावरण के नाइट्रोजन को लेने में सक्षम। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को किसमें बदल देते हैं? कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन, वातावरण के स्वतंत्र नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? NO2 में, NO3 में, नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं। और कई का नाम दिया हुआ है, कोलेस्ट्रिडियम, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनोबिनो। ये ऐसे बैक्टीरिया है जो वातावरण के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे मिट्टी में मिला सकते हैं। और वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। हिंदी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और यह काम किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। नोट में देखिए नाम भी दिया हुआ। राइजोबियम का नाम तो आप बच्चे से जानते होंगे, 7वें किताब में पहली बार है राइजोबियम। याद है कि भूल गए? नहीं भूलिएगे तो अभी याद हुआ ना। राइजोबियम, कोलेस्ट्रिडियम, एजेटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनोबिनो, ये सब ऐसे बैक्टीरिया है जिसमें क्षमता है क्या करने का? और अगर यह काम करता है तो पौधे के लिए फायदा है ना जी? फायदा है कि नहीं? दलहन पौधे के जड़ों में ऐसे ही बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं और उसे दलहन पौधा मिट्टी से लेकर के खूब प्रोटीन बनाते। जितना नाइट्रोजन मिलेगा दोस्तों उतना प्रोटीन बनेगा पौधा में। और यही राज है कि दाल में प्रोटीन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहां पर एक चीज समझने वाली है, नाइट्रोजन फिक्सेशन समझे? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वातावरण का स्वतंत्र नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्रोजन के यौगिक में कन्वर्ट होता है उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और जो बैक्टीरिया यह काम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? और जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन, वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलकर मिट्टी में मिलाते हैं उसे नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया कहते हैं। उसे नाइट्रोजन। और ये दलहन पौधे के जड़ों में ऐसे बैक्टीरिया खूब होते हैं जिसका नाम है राइजोबियम। तो ये भी फायदे वाला चीज है कि नहीं? है कि नहीं है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बात और यहां पर समझना है कि ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलेगा उसे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलने के लिए नाइट्रोजन के साथ साथ और क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी वो कंपाउंड बना पाएगा। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कार्य करते हैं किसका? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। ऐसे बैक्टीरिया जो किसका कार्य करते हैं? उस बैक्टीरिया के कोशिका में एक विशेष प्रकार के पिगमेंट यानी कि वर्णक पाए जाते हैं जिसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन। और ऐसे बैक्टीरिया जिसमें लेग हीमोग्लोबिन का काम होता है वायुमंडल से ऑक्सीजन को क्या करना? ग्रहण करना। ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए न सिर्फ नाइट्रोजन की जरूरी है बल्कि ऑक्सीजन की भी जरूरी है।
और जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं उसमें वायुमंडल का ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है। आपसे पूछ सकता है लेग हीमोग्लोबिन क्या सभी बैक्टीरिया में रहते हैं? केवल किस बैक्टीरिया में? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया में। आपसे पूछ सकता है लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लेग हीमोग्लोबिन ही पढ़ते हैं, ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन ही पढ़ते हैं। तो लेग हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में पाया जाता है। और इसका काम क्या है? दूसरा फायदा समझे। हाँ, दूसरा फायदा भी बढ़िया फायदा था कि नहीं? हाँ, नहीं तो दाल खाइएगा प्रोटीन मिलेगा, ये बैक्टीरिया नहीं रहेगा। तो आइए तीसरा फायदा को देखते हैं। तीसरा फायदा जानते हैं? मानव के आंत को इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं। अब कहिएगा कौन आंत? तो ये भी लिखते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। मानव के जो आंत है, और कौन आंत है दोस्तों? बड़ी आंत है। इसमें एक बैक्टीरिया रहता है ई कोलाई। ई का फुल फॉर्म में एसिरिसिया कोलाई। तो अब ई कोलाई शॉर्ट में भी याद रखिए, ई कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो किसमें है, किस भाग में है? बड़ी आंत। और यह बैक्टीरिया मानव को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाता है दोस्तों, बहुत बड़ा लाभ। अब कहिए क्या लाभ पहुंचाता है? जानते हैं? बड़ी आंत वे जगह है जहां अपच भोजन जमा होता है। कैसा भोजन? अपच भोजन जमा होता है। यानी जो भोजन छोटी आंत में नहीं पचता फिर कहां आ जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो अपच भोजन जमा होता है बड़ी आंत में, और उस अपच भोजन से हानिकारक बैक्टीरिया को भक्षण कर लेता है। कौन? ई कोलाई। यानी ये एक ऐसा बैक्टीरिया है ई कोलाई जो हमारे आंत में रहकर हमारे कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त नहीं करता है, मानव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। उल्टे अगर अपच भोजन में कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव चला गया तो ये भक्षण करते रहता है, जिससे इसको पोषण मिल जाता है और मानव को सुरक्षा मिल जाता है। तो ये भी फायदे का बैक्टीरिया है कि नहीं? है कि नहीं? तीसरा फायदा। चौथा फायदा अब आपको बताते हैं। सारा फायदा पूछा हुआ परीक्षा में, चौथा फायदा पर आइए। लाभदायक क्रियाएं जीवाणु का 4 नंबर वाला। 4 नंबर आपको हम बता रहे हैं। जानते हैं गाय भैंस जो है घास खाता है, आदमी से ज्यादा पावरफुल होता है जी। घोड़ा एक पैर मार देगा आदमी बेहोश हो जाता है। अगर आदमी 2 टंच नहीं है तो 2 टंच समझते हैं ना? हाजी मधेपुरा के कौन कौन है? मधेपुरा जिला के बहुत कम है ना, टेंशन नहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वहीं पर ये शब्द का बहुत इजाद होता है, 2 टंच। कैसे हैं दोस्त? 2 टंच हैं, ठीक है। तो और सब जो इलाका है वहां पर ये शब्द उतना प्रचलन में नहीं है। वैसे ये बोली है, हमको लगता है बिहार में भिन्न भिन्न भागों में घूम जाए, ठीक है, तो एक अलग टाइप का डिक्शनरी बनेगा। नहीं बनेगा? क्योंकि ऐसा कई भाषा जिसको हिंदी डिक्शनरी में स्थान नहीं मिला है। खैर उसकी बात नहीं करते, हम 4 नंबर पर आते हैं और बात कर रहे थे कि जो मवेशी है
वे घास खाते हैं और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलता है, लेकिन हम लोग घास खा लेंगे, कुछ होगा नहीं, पचेगा। घास खाएंगे, घास निकलेगा, पचेगा ही नहीं, क्योंकि घासों में सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट होते हैं और सेलुलोज पचाने की क्षमता मानव के शरीर में नहीं है। सेलुलोज पचाने की क्षमता केवल मवेशियों में है, जुगाली करने वाले मवेशियों में। तो एक फायदा यह है कि जितने भी जुगाली करने वाले मवेशी है, जुगाली समझते हैं ना, इसको रोमंथन कहते हैं, रोमंथन। जितने भी जुगाली करने वाले मवेशी हैं, जितने भी जुगाली करने वाले मवेशी हैं, वे आराम से घास को खाते हैं और घास में स्थित सेलुलोज को पचा लेते हैं। लेकिन मानव नहीं है, खा लेगा लेकिन वो पचा नहीं पाएगा, उसके पोषक तत्व उसका शरीर नहीं ले पाएगा, उस घास से बिना पचे हुए शरीर से बाहर आ जाएगा। और आप जानते हैं कि ये जुगाली करने वाले मवेशी घासों के सेलुलोज को अगर पचाने में सक्षम है तो क्यों? बैक्टीरिया के कारण। इन जुगाली करने वाले मवेशियों में, यानी कि रोमंथन करने वाले मवेशियों के आमाशय में कहां ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो किसको पचा लेते हैं? सेलुलोज को। यानी कि जुगाली करने वाले जीव घास के सेलुलोज को जो पचाते हैं, वो भी जीवाणुओं के भरोसे उनके स्टोमैक में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज को पचा डालते हैं। ये भी एक फायदा है कि नहीं? अब आप कहिएगा उसका बैक्टीरिया निकाल कर हमरे आमाशय में दे देगा, लेकिन अनुकूलन समझते हैं? अनुकूलन तो वो बैक्टीरिया को किसी मानव के शरीर में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मानव में शरीर में रहने के लिए वो बैक्टीरिया अनुकूलित नहीं है। अंटार्कटिका से पेंगुइन लाकर मुसल्लफपुर हाट में घुमाएंगे, कितना देर बचेगा जी? बचेगा नहीं। क्यों? तो वो यहां पर रहने के योग नहीं है, यहां पर रहने का अनुकूलित नहीं है। वही बात वो बैक्टीरिया का है। तो बैक्टीरिया अगर रोमंथन जुगाली करने वाले जीव के आमाशय में है तो वह वहीं पर रहने के लिए अनुकूलित है, वे मानव के आमाशय में नहीं रह सकते। ये चौथा फायदा। नाम इसका नहीं है, सीधा याद रखिए कि ऐसा अगर सेलुलोज को पचाने में मवेशी सक्षम है तो वो बैक्टीरिया के कारण। नाम रहता तो दोस्तों एकदम बताते हैं। पांचवा फायदा। अब पांचवा फायदा दोस्तों ये बताने का नहीं है, ये जो आप दूध का, जो अभी दूध हो गया, पनीर हो गया, इसका मार्केट वैल्यू अभी अरबों डॉलर में होगा, नहीं होगा? दही का मार्केट अरबों डॉलर में नहीं होगा, पूरा वर्ल्ड का हम बात कर रहे हैं। और ये दही का जो अरबों डॉलर खरबों डॉलर का मार्केट है, ये किसके भरोसे है? और ये आप जानते होंगे कि दूध को दही में बदलता है कौन? बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। तो एक फायदा तो है ही दोस्तों, यानी जितनी बार हम दही खाते हैं अरबों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को मार देते हैं, खा लेते हैं। अब फिर भी दही खाने वाले कहता कि हम शाकाहारी हैं, क्या है ना जी? अच्छा, दही खाने वाला जीव हत्या करता है कि नहीं है? क्योंकि साइंस के अनुसार जीव का परिभाषा है कि जो कोशिका से बना है वो जीव है, यानी बैक्टीरिया भी जीव है। और दही जितनी बार हम खाते हैं बैक्टीरिया को क्या करते हैं? तो फिर हम शाकाहारी हुए। चलिए शाकाहारी होगा। एक दूसरा नजरिया हम आपको सोचने के लिए दे दिए हैं, सोचिएगा इस पर। क्या टेंशन बढ़ जाएगा, छोड़िए। आइए एक प्रोसेस पढ़ते हैं, राइपेनिंग।
ठीक है। कौन सा प्रोसेस है दूध से दही, आप याद कर लीजिएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगला एक प्रक्रिया राइपेनिंग। अब राइपेनिंग प्रोसेस को समझिए कि ये राइपेनिंग प्रोसेस क्या है। मक्खन, ठीक है, मक्खन पनीर में बैक्टीरिया के मदद से विशेष सुगंध को भरना ही क्या कहलाता है, राइपेनिंग कहलाता है। राइपेनिंग प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें किसकी मदद ली जाती है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के मदद से सुगंध भरा जाता है। किसमें, मक्खन और पनीर में सुगंध भर दिया जाता है। एक खास प्रकार की खुशबू आ जाती है मक्खन और पनीर में। इससे क्या होता है, बिक्री बढ़ जाता है। क्या होता है जी, होता कुछ नहीं, कहिएगा पोषक तत्व की वृद्धि हो जाती है, राइपेनिंग कुछ नहीं, लेकिन सुगंध बढ़ गया, मार्केटिंग बढ़ जाएगा। ये मार्केटिंग का एक तरीका है राइपेनिंग, और ये बैक्टीरिया की मदद से की जाती है। मार्केट का बहुत पॉलिसी होता है, ठीक है, और मार्केट का पॉलिसी आपको देखेगा। आप चाय का दुकान देखे होंगे, चाय का दुकान जाइएगा, बहुत एग्जांपल आपको समझा रहे हैं एक मार्केटिंग का पॉलिसी। चाय का दुकान, कोई कोई चाय वाला जो ऐसे करके चाय छानेगा, ऐसे करके छानता है ना, तो उससे क्या चाय का स्वाद बढ़ जाता है, नहीं। अब ऐसे करके छाना, लोग देखा तोरा चाय जो है एकदम, अब तो हम यही चाय पिएंगे। वो क्या है, मार्केटिंग है। ऐसे करके छान रहा है, देख रहा चाय है, चाय का धारा बह रहा है। अब बगल वाला छान रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं, वैसे करके जनाब वहीं जाएगा सर। अब वहीं चाउमीन वाला बता रहे, चाउमीन वाला चाउमीन बुझाएगा, अब वो जो छोलनी होता है 10 बार पटकेगा, ऐसे से करेगा कि नहीं करेगा। उससे क्या होता है, चाउमीन में स्वाद बढ़ता है नहीं, मार्केट में एकदम हवा बन जाता है कि हाँ कुछ बन रहा है। अब जिसको समोसे खाने का मन है दोस्त, चाउमीने खा लेते हैं। अब बहुत देख रहे हैं, भूज रहा है एकदम अच्छी तरीका से, अब कुछ नहीं कर, मार्केटिंग चला रहा है। यही होता है। तो ये सब क्या है, मार्केटिंग बोले, अट्रैक्शन पैदा कर रहा है, ठीक है। चाय वाले एकदम ऐसे करके छान कर अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को, चाउमीन वाले छोलनी पटक करके एकदम अट्रैक्ट कर रहा है। उसी तरह राइपेनिंग अट्रैक्शन मार्केटिंग है, ठीक है। यानी कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा सुगंध भरा कि लोग गया मिठाई लेने के लिए, आधा किलो पनीरो लेके आ गया, ठीक है। घर गया, पापा बोला रे तुम काहे पनीर लेके आया रे, पापा बहुत सुगंधित है, पप्पू को सुंघा दिया, ठीक, लीजिए, क्लियर हो गया। तो यही है राइपेनिंग। तो दोस्तों समझना है, राइपेनिंग प्रोसेस वायरस के मदद से होता है, बैक्टीरिया की मदद से होता है, या फंगी की मदद से, बैक्टीरिया की मदद से। ये प्रश्न पूछा हुआ है। और राइपेनिंग प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें मक्खन और पनीर में विशेष प्रकार के सुगंध भरकर उसके मार्केट वैल्यू को क्या कर दिया जाता है। और न सिर्फ दोस्तों, ये तो राइपेनिंग का संबंध केवल मक्खन पनीर से है, लेकिन सुगंध भरने का काम बैक्टीरिया खूब करते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा चाय पत्तियों में भी सुगंध भरा जाता है, बैक्टीरिया के द्वारा तंबाकू के पत्तियों में भी सुगंध भरा जाता है। एक बैक्टीरिया माइक्रोकोकस, क्या नाम है बैक्टीरिया का, माइक्रोकोकस। यह बैक्टीरिया को तंबाकू के पत्तियों में सुगंध भरा जाता है, यानी कि सुगंधित कर देता है ये बैक्टीरिया को डालने से। एक बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस मेगाथीरियम। बेसिलस मेगाथीरियम ये एक ऐसा बैक्टीरिया जो चाय पत्तियों में सुगंध को भरता है। लेकिन याद रखिएगा कि तंबाकू और चाय के पत्तियों में बैक्टीरिया के द्वारा सुगंध आना राइपेनिंग नहीं कहलाता है। मक्खन और पनीर में बैक्टीरिया के सहायता से, मक्खन और पनीर में बैक्टीरिया के सहायता से सुगंध भरने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, राइपेनिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। अब अगला फायदा आपको बता रहे हैं, और ये फायदा जबरदस्त है।
और ये हम शुरुआत में आपको हम बताए थे कि आजकल लगभग 90% बीमारियों का इलाज 90% बीमारियों का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए किया जाता है। किसके जरिए किया जाता है? एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए 90%। और आपको यह बताए थे कि वायरस के रोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, घातक प्रवृत्ति के होते हैं, और वो इसलिए कुछ पर कोई एंटीबायोटिक दवा का कोई असर। तो आजकल इस मेडिकल सेक्टर का रीड है कौन सी दवाएं? एंटीबायोटिक दवाएं। और आज वर्तमान समय में 95% जो एंटीबायोटिक दवाई है ये केवल किससे तैयार किए जाते हैं? बैक्टीरिया से। हालांकि पहला एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलियम नामक कवक से तैयार हुआ था, लेकिन वर्तमान में 100 में 95 से भी अधिक एंटीबायोटिक दवाएं किसके सहायता से तैयार किए जा रहे हैं? तो बैक्टीरिया हमारे पर्यावरण की रीढ़ है, क्योंकि वे अपघटक की भूमिका अदा कर रहे हैं। बैक्टीरिया हमारे मेडिकल सेक्टर की रीढ़ है, क्योंकि सारा दवा उसके सहायता से हम बना रहे हैं। बैक्टीरिया हमारे इंडस्ट्रीज का रीढ़ है, क्योंकि दूध से दही बना रहे हैं, सुगंध भर रहे हैं, राइपेनिंग कर रहे हैं। बैक्टीरिया पशुओं को भोजन पचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। बैक्टीरिया मनुष्य के आंतों में रहकर भी उन्हें कई हानिकारक सूक्ष्म जीवों से निजात दिलाते हैं। यह था बैक्टीरिया का फायदा। फायदा क्लियर हो गया? हानि पर ही बात कर ही लेते हैं। क्या अरे बोलते बोलते खत्म हो जाएगा, सुनते सुनते खत्म हो जाएगा। ठीक है, लाभदायक क्रिया समझ गए ना? अब आप प्रश्न बनाइएगा, एकदम बनेगा। ठीक है, वायरस से रिलेटेड प्रश्न बन रहा था कि नहीं बन रहा था? गए ना? अब प्रश्नों को हम व्यवस्थित किए हैं कुछ बार। जा रहे हो? अच्छा, जाइए 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 जाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके दोस्तों, आइए ऑनलाइन वाले सब कहिए क्या दिक्कत है? आइए, राहुल टिकरामपुर, लुसेंट पढ़ना जरूरी, आपका नोट से काम चल जाएगा। लुसेंट का पूरा कवरेज दिए हुए नोट्स में राहुल, टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से निकलिए। बोलिएगा ऑनलाइन वाले क्या प्रॉब्लम है? एक शाकाहारी है कि मांसाहारी है? मांसाहारी है। जो चीज पौधों से प्राप्त नहीं होगा वो शाकाहारिक श्रेणी में नहीं आएगा। तो अंडा जो है वे जंतुओं के उत्पाद हैं, और जंतुओं के उत्पाद को साइंटिफिक तरीके से हम मांसाहारी मानेंगे। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अर्जुन कुमार, नेट नहीं चल रहा है। पौधा में बैक्टीरिया होता है? बिल्कुल होता है, पौधा में बैक्टीरिया होता है। और जब हानिकारक बातों पर हम चर्चा करेंगे, पौधा बैक्टीरिया रोग भी फैलाता है। देखिए, टेक्नोलॉजी से मजाक नहीं करना है। पंखा में किताब मार रहे हैं।
ठीक है, आराम से निकालिए। अब पंखा के साथ खिलवाड़ करिए है, हाँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। एक तो न्यूनतम फी है वो भी ठीक तरह से देते नहीं है, अकाउंट करिएगा उसमें भी घाटा लगाइएगा। अलगी में फीजन होता है, बिल्कुल अलगी में भी फीजन होता है। अलगी पर वैसे आएंगे हम। चलिए पूजा यादव भी समझ गया है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारा शनिवार को होगा।